साल 2026 भारत की सीमाओं पर सिर्फ सैनिक तैनात नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा दबाव तैनात है जो हर दिन बदल रहा है। लद्दाख की बर्फीली चोटियां, राजौरी के जंगल, कश्मीर की आतंकी घुसपैठ और हिंद महासागर में बढ़ती निगरानी। भारत एक साथ कई मोर्चों पर खड़ा है, लेकिन इस पूरे दबाव के बीच दिल्ली बार बार एक ही रेजिमेंट पर भरोसा कर रही है, राजपूताना राइफल्स। एक ऐसी रेजिमेंट जो सिर्फ इतिहास की वजह से नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत बन चुकी है। और यही सवाल आज सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों भारत की सबसे संवेदनशील तैनातियों में बार बार राजपूताना राइफल्स दिखाई देती है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई बड़ी सैन्य स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? क्योंकि असली खेल सीमा पर नहीं, सिस्टम की स्थिरता के अंदर चल रहा था। दिल्ली समझ चुकी थी, अगर भारत को लंबी लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ आधुनिक हथियार काफी नहीं होंगे। उसे चाहिए होंगे ऐसे सैनिक जो महीनों तक दबाव झेल सके, कम संसाधनों में ऑपरेट कर सके और लगातार बदलते खतरे में टूटे नहीं। यहीं से राजपूताना राइफल्स की भूमिका बदलनी शुरू हुई। ये अब सिर्फ एक इन्फेंट्री रेजिमेंट नहीं रही, बल्कि भारत की सस्टेन्ड कॉम्बैट स्टेबिलिटी का हिस्सा बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। भारत सिर्फ चीन को नहीं देख रहा था। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर एक्टिव था। ड्रोन सप्लाई बढ़ रही थी, टेरर नेटवर्क छोटे मॉड्यूल्स में बंट चुके थे और हिंद महासागर में चीन की समुद्री मौजूदगी बढ़ रही थी। यानी खतरा अब सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि कॉन्टिन्यूस प्रेशर था। एक ऐसा दबाव जहां दुश्मन चाहता है कि भारत धीरे धीरे थक जाए। और यही वो जगह थी जहां अनुभवी रेजिमेंट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनती हैं। क्योंकि नए सैनिक लड़ सकते हैं, लेकिन लंबी तैनाती में मानसिक स्थिरता बनाए रखना अलग खेल होता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या भारत हर सेक्टर में लगातार फ्रेश यूनिट्स भेज सकता है? जवाब था नहीं। लंबी तैनाती लॉजिस्टिक्स तोड़ देती है, रोटेशन सिस्टम कमजोर होने लगता है और सैनिकों का ऑपरेशनल रिदम टूट जाता है। यानी भारत को ऐसी यूनिट्स चाहिए थीं जो पहले से हाई प्रेशर सेक्टर्स में काम कर चुकी हों, और राजपूताना राइफल्स उन्हीं में से एक थी। लेकिन यह सिर्फ सेना का फैसला नहीं था। यहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चिंता शुरू होती है, क्योंकि सीमा पर हर गोली अब सिर्फ सैन्य घटना नहीं रह गई थी। उसका सीधा असर डिप्लोमेसी, विदेशी निवेश और भारत की वैश्विक छवि पर पड़ रहा था। अगर किसी सेक्टर में भारत कमजोर दिखता तो पाकिस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता, चीन उसे साइकोलॉजिकल एडवांटेज में बदलता और पश्चिमी देश रीजनल इंस्टेबिलिटी का नैरेटिव बनाना शुरू कर देते। यानी युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, धारणा से भी लड़ा जा रहा था। और यहीं राजपूताना राइफल्स जैसी यूनिट्स भारत के लिए सिग्नल बन गई, एक संदेश कि भारत सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि लगातार टिके रहने की क्षमता रखता है। लेकिन असली दबाव अभी सामने आना बाकी था। 2026 तक भारत की सबसे बड़ी चुनौती हथियारों की कमी नहीं थी, बल्कि ऑपरेशनल ओवरलोड थी। एक साथ उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा, आतंकी गतिविधियां और समुद्री निगरानी, हर जगह लगातार सैनिक चाहिए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने खतरा साफ था। अगर भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद इन्फेंट्री फॉर्मेशंस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो कई सेक्टर्स में स्थिरता टूट सकती थी। और यही वजह थी कि कुछ रेजिमेंट्स को फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। राजपूताना राइफल्स उन्हीं में शामिल थी, क्योंकि इन यूनिट्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ फायर पावर नहीं, बल्कि कॉम्बैट मेमोरी है। पहाड़ों में कैसे टिकना है, घुसपैठ के पैटर्न कैसे पहचानने हैं, लोकल इलाके में कैसे ऑपरेट करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, थकान के बावजूद निर्णय कैसे लेना है। युद्ध में यही चीज सबसे ज्यादा जान बचाती है। लेकिन यहीं पर भारत ने एक और खतरनाक जोखिम लिया। दिल्ली ने समझ लिया था कि सिर्फ रक्षा काफी नहीं है। दुश्मन को यह महसूस होना चाहिए कि भारत की तैनाती अस्थायी नहीं, स्थायी है। और इसी सोच के तहत भारत ने फ्रंट लाइन इन्फेंट्री की विजिबिलिटी बढ़ानी शुरू की। यानी सिर्फ तैनाती नहीं, बल्कि संदेश। सीमा पर अनुभवी यूनिट्स की मौजूदगी दुश्मन के दिमाग में यह डर बैठाती है कि सामने खड़ी फोर्स नई नहीं है, वो पहले भी लड़ चुकी है। और यही साइकोलॉजिकल दबाव कई बार गोली चलने से पहले ही खेल बदल देता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का सबसे कमजोर हिस्सा भी यहीं छिपा हुआ था। अगर लगातार वही रेजिमेंट्स इस्तेमाल होती रहीं तो ओवर डिप्लॉयमेंट का खतरा बढ़ सकता था। सैनिक थकान, परिवारों पर असर,
मेंटल स्ट्रेस और लंबी अवधि में कॉम्बैट एफिशिएंसी का गिरना, ये सब असली जोखिम थे। यानी भारत को दो चीजों के बीच संतुलन बनाना था, विश्वसनीयता और टिकाऊपन। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने फोर्स इंटीग्रेशन और थिएटर आधारित कोऑर्डिनेशन पर जोर बढ़ाया, ताकि कुछ चुनिंदा रेजिमेंट्स पर पूरा बोझ न आ जाए। लेकिन दुश्मनों के लिए समस्या अब और बढ़ चुकी थी, क्योंकि भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वो परमानेंट रेडीनेस मॉडल बना रहा था, जहां कुछ यूनिट्स हमेशा ऑपरेशनल मोड में रहेंगी। और यही मॉडल भविष्य की लड़ाइयों का आधार बन सकता है, क्योंकि आने वाला युद्ध शायद कुछ दिनों का नहीं होगा, बल्कि सालों तक चलने वाला दबाव होगा, जहां जीत उस देश की होगी जो सबसे लंबे समय तक स्थिर रह सके। और भारत धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। राजपूताना राइफल्स इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनका इतिहास महान है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का वर्तमान उन पर निर्भर होता जा रहा है। सीमा पर असली शक्ति हमेशा टैंकों से नहीं मापी जाती, कभी कभी वो उन सैनिकों से मापी जाती है जो बिना शोर किए सालों तक मोर्चा संभाले रहते हैं। और शायद यही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सैन्य सच्चाई है कि भविष्य की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार होगा धैर्य। अगर आपको लगता है कि भारत को ऐसी अनुभवी रेजिमेंट्स पर और निवेश बढ़ाना चाहिए तो लाइक करें। अगर आप पर्दों के पीछे चल रही भारत की सैन्य और भू राजनीतिक स्ट्रैटेजी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। पर्दों के पीछे की असली कूटनीति भेदता यही है द कौटिल्य प्रोटोकॉल।